नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। बड़े बड़े अधिकारियों से एक छोटा सा शहर नहीं संभल रहा है। बेहद ही सीमित दायरे वाले अपने शहर में जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं न होकर समस्याएं हैं। सड़कें सही नहीं है, बिजली दुरुस्त नहीं है और तो जल जमाव की समस्या के बीच कूड़े की भी समस्या मुंह बाए खड़ी हो गई। नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने पुरानी जेल की जमीन पर कूड़ा न फेंकने के आदेश का कुछ दिन अनुपालन किया। बारिश के बाद से एक बार फिर पुरानी जेल की जमीन पर कूड़ा डंप किया जाने लगा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि मझगावा डंपिंग यार्ड के रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। गाड़ी जाने की स्थिति नहीं है। नदी के किनारे कुछ जगहों की तलाश की गई जहां पर कूड़ा डंप करने को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। स्थिति के सामान्य होने तक उन्होंने मोहलत मांगी है। कहा है कि पुरानी जेल की जमीन पर कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा। लोग पालिका की परेशानी को समझें। रास्ता दुरुस्त होते ही मझगावा डंपिंग यार्ड पर कूड़ा ले जाने लगेगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी संकेत दिए कि मुबारकपुर डंपिंग यार्ड में शहर का कूड़ा ले जाने की योजना पर भी विचार किया है। समस्या तो जो है आप सभी लोगों के सामने है ही। हमारा जो कूड़ा प्रतिदिन जाता था मझगावा गांव में, जो हमको डंपिंग यार्ड मिला हुआ था, तो वहाँ के रास्ते पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। वहाँ तो कूड़ा जाने की स्थिति अभी है ही नहीं और आने वाले एक आध हफ्ते तक भी नहीं रहेगी। कुछ जगह हमने तलाशी हैं, उन जगहों पे जो है जब तक कूड़ा मझगावा नहीं पहुँच रहा है उस दौरान वहाँ कूड़ा डाला जा सकता है, लेकिन वो सारी जो साइट हैं वो हमारे नदी के आसपास के एरिया में वो सारी साइटें मिली हैं। तो जब तक जो है एक आम राय नहीं बनती तब तक वहाँ पर भी कूड़ा डालना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से मैंने बात की है, अगर वहाँ से हमको सहमति मिल जाती है और कुछ दिन के लिए हमको मोहलत मिल जाती है ताकि जैसे परिस्थितियाँ सामान हों, क्योंकि शहर में अगर कूड़ा ज़्यादा दिनों तक जमा रहेगा कूड़े का तो ये शहर के वासियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो है लोग इस बात को समझें, हमारी ज़रूरत को समझें और स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको समझते हुए जो है पालिका प्रशासन का सहयोग करें कि जहाँ कहीं भी साइट अगर कोई ऐसी है जहाँ पे हम 4-6 दिन के लिए कूड़ा डंप कर सकते हैं, उसके लिए पालिका को मदद करें। उसके लिए पालिका के साथ जो है एक बेहतर समन्वय स्थापित करके कूड़े का निस्तारण में सहयोग करें। जर्जर हो चुके पुलिस चौकी भवन का जनसहयोग से जीर्णोद्धार कराने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को सज धज कर तैयार हुए सिविल लाइन पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित सिविल लाइंस पुलिस चौकी का भवन जर्जर हो चुका था। बारिश के दिनों में भवन की छत टपक रही थी। इसकी वजह से भय के माहौल में वहां तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस बात को नगर के प्रबुद्ध जनों ने संज्ञान लिया। नगर के एक निजी अस्पताल प्रशासन ने भवन के जीर्णोद्धार कराने की जिम्मेदारी संभाली और जन सहयोग से जर्जर हो चुका पुलिस चौकी भवन सज धज कर तैयार हो गया। नवीन स्वरूप में तैयार पुलिस चौकी भवन का पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को लोकार्पण किया। इस अवसर पर एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, कोतवाली प्रभारी के गुप्ता, सिविल लाइंस चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला के साथ ही नगर के संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। जो पूरे जनपद में चेक पोस्ट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। जो हमारी रहने वाली चौकियां हैं जहां पर हमारे कर्मचारी निवास करते हैं और मुख्य जो शहर की चौकियां हैं उनके रिनोवेशन का काम चल रहा है। उसी के क्रम में ये सिविल लाइन चौकी का रिनोवेशन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके द्वारा कराया गया है। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और धन्यवाद मैं अपने जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं और कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी देखरेख में इस चौकी को का रिनोवेशन कराया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो
अच्छे से रह सकें और बेहतर सेवा कर सकें। देखिए, यहाँ की चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं और जो कर्मचारी हैं वो अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं और 5,000 रुपये की घोषणा मेरे द्वारा जो अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया पूर्व में उसके लिए की गई। सर अभी कितनी चौकियाँ पड़ी हैं? देखिए, शहर की कुछ चौकियों का रिनोवेशन हो गया, कुछ चौकियाँ अभी रह गई हैं। हम लोग अभी जैसी बात सामने आई रोडवेज चौकी की, उसमें भी कुछ काम होना है। अभी हम लोग रोडवेज चौकी चलेंगे और देखेंगे उसमें जो अगला जो टारगेट है रोडवेज चौकी को ठीक कराना, फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी और दूसरी जो चौकियाँ हैं धीरे धीरे उन्हें सबको ठीक कराएंगे। ठीक सर। शहर कोतवाली के पहाड़पुर तिराहे के समीप स्थित एक मेडिकल हॉल की दुकान की दीवार अचानक ढह गई। पीड़ित मेडिकल हॉल संचालक ने आरोप है कि उसके दुकान से सटे पड़ोसी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बेसमेंट का निर्माण कराया है, जिसमें बेसमेंट में पानी भर जाने से उसके दुकान की पुरानी दीवार अचानक ढह जाने से लाखों रुपए की दवा खराब हो गई है। पीड़ित ने पड़ोसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दी है। शहर के पहाड़पुर तिराहे के समीप नागेंद्र प्रताप सिंह ने काफी अरसे पूर्व पुराने मकान को किराए पर लेकर उसमें मेडिकल हॉल की दुकान खोल रखी है। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने जिस मकान में उनकी दुकान है उक्त मकान का बैनामा अपने नाम से करा लिया है। मेडिकल हॉल संचालक का आरोप है कि उनकी दुकान से सटे उत्तर तरफ हुस्ना अफरोज की दुकान व मकान है। उसके दुकान से सटकर आरोपित पड़ोसी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बेसमेंट व ऊपर दुकान बना ली। पड़ोसी के बेसमेंट में हमेशा पानी भरा रहने से उनकी दुकान में हमेशा सीलन लगी रहती है। 16 सितंबर की रात हुई बारिश के बाद बेसमेंट में पूरा पानी गया। दूसरे दिन 17 सितंबर को उनकी दुकान के उत्तरी हिस्से की दीवार अचानक ढह गई। दुकान में रखे लाखों रुपए की दवाएं नष्ट हो गईं। पीड़ित ने आशंका जताई कि उनका पूरा मकान कभी भी गिर सकता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पीड़ित मेडिकल हॉल संचालक ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए शहर कोतवाली में पड़ोसी के खिलाफ तहरीर दी है। दुकान के बगल में एक 4 मंजिला मकान है बना हुआ, जिसके नीचे भूतल बना, जो कि भूतल मानक के अनुरूप नहीं बना है। उनके भूतल में बनने से लेके लगातार पानी थोड़ा थोड़ा जाता रहा, पानी का बना निकास करते रहे। अभी जब ज़्यादा बारिश हुई है तो उनके भूतल में पानी गया भर। पानी भरने से उनके भूतल की दीवार जो है टूटी है। उस दीवार टूटने से हमारी, चूँकि लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसमें हम पहले किराए पे थे, अब हम उसके मालिक हो गए हैं 2-4-5 साल से तो हमारी दीवार टूटी है। हमारी दीवार टूटने से पूरा हमारी दीवार गायब हो गई, जिससे हमारा नुकसान हुआ। हमारा व्यापार बंद हो गया। हमारा व्यापार बंद होने से हमारे यहाँ 4-5 एम्प्लॉय थे, उनका भी नुकसान है। उनका भी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे भी रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं प्रशासन या शासन से यही कहूँगा कि मेरे बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको जांच करावें, देखें वो मानक के अनुरूप है कि नहीं, और भूतल उनका मानक के अनुरूप है कि नहीं। उनकी भूतल की वजह से ही मेरा जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, मेरी दुकान टूट गई है, मुझे बनवाना पड़ेगा। फिर मैं कितने महीनों बाद मेरा काम चालू होगा वो तो भगवान जाने। जो है आप चाहते थे? मैं यही चाहता हूँ कि विकास प्राधिकरण जो है इस पर कार्रवाई करे, जिलाधिकारी महोदय जो है मेरी मदद करें, उत्तर प्रदेश सरकार मेरी मदद करे, जिससे मेरा व्यापार जल्दी से जल्दी चालू और मेरे यहाँ जो काम करने वाले 5-6 कर्मचारी हैं उनके भी परिवार का भरण पोषण जो मैं कर सकूँ। क्योंकि जब मैं अपना नहीं कर पाऊँगा तो उनका कहाँ से करूँगा। अच्छा, इससे बड़ी दुर्घटना भी तो हो सकती थी, उसका जिम्मेदार? उससे बड़ी दुर्घटना अभी वो तो दिखाई दे दिया कि यहाँ बगल में है मेरी, चूँकि मेरी दवाएँ कुछ जब गायब हो गई तो मैंने देखा कि वहाँ नीचे उनके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और मेरी दीवार खिसक रही है। तो हमने फिर उसको अपनी दुकान को जल्दी 2-3 दिन में जो फर्नीचर होगा निकाल के खाली कराया और उसी तरह खाली होकर पड़ा हुआ मेरा जो है। आपने कहीं शिकायत की? हमने इसकी शिकायत विकास प्राधिकरण में की, इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की, इसकी शिकायत थाना कोतवाली में भी किया। मुझे अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने किसी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। मेरी सूचना में उनको सूचना दी। चाहते हैं आप जो आपको नुकसान है उसकी भरपाई? भाई मेरा नुकसान है उसकी भरपाई, और ये अगर अवैध बिल्डिंग है तो जान माल को देखते हुए उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन कार्रवाई। चूँकि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का स्थापना दिवस गुरुवार को नेहरू हाल के सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका अहम रही है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जयेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का उपचार किए। ग्रामीण चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की 5 सूत्रीय मांग कई वर्षों से लंबित पड़ी है, जिसको सरकार पूरा कर ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान को बढ़ाए। प्रदेश सचिव हरगोविंद विश्वकर्मा ने कहा कि कोविड काल में डॉक्टर NT-PCR रिपोर्ट आने के बाद ही मरीजों का उपचार करते थे। तब तक कई मरीजों की चिकित्सा के अभाव में जान चली जाती थी, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक सबसे पहले मरीजों का उपचार कर हजारों की जान को बचाए। ग्रामीण जनों को बेहतर आकस्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने में ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के ग्रामीण चिकित्सक ही मरीज को प्राथमिक उपचार की सुविधा दे सकते हैं, इसलिए पंजीकृत चिकित्सक अनुभव व डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन प्रेमगम आजमी ने किया। कार्यक्रम को पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय व भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, सुषमा गुप्ता ने संबोधित किया। अंत में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। डॉक्टर्स एसोसिएशन के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और इसमें इनका एनुअल फंक्शन भी है और कोरोना काल में ग्रामीण डॉक्टरों ने जो सेवा समाज की है उसके लिए आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहता है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो जिनकी चर्चा नहीं होती है सरकार में उच्च स्थानों पर, उनको भी कभी काल अपने ही संगठन द्वारा सम्मानित करने से उनको आगे के कार्य में सुगमता होती है। उनको भी लगता है कि नहीं, हमने जो काम किया बेहतर, उस बेहतर काम के बदले हमको सम्मान समाज से, संस्था से मिला। आज ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की स्थापना दिवस है और उत्तर प्रदेश इकाई में आज हमने महामारी में जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा किए, जहां बड़े बड़े डॉक्टरों का क्लिनिक बंद था, मरीजों को कोई पूछ नहीं रहा था, उसमें अपनी जान की जोखिम उठाकर इन लोगों ने सेवा किया। इनको सरकार की तरफ से कहीं किसी भी प्रकार का कोई जो है सो सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए आज सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें हम इनको हतोत्साहित नहीं हो और इनकी जो है सो आत्मबल बढ़े, इसके लिए हमने सम्मान पत्र दिया। और हमारा मांग गवर्नमेंट से है मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों को जो ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों को झोला छाप शब्द से अपमानित नहीं किया जाए। हम इसका घोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को उचित मान सम्मान हक दी जाए। या तो आप नौकरी दे दीजिए, ये लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, या फिर अगर नौकरी नहीं दे सकते हो तो मान सम्मान दे दीजिए, और मान सम्मान भी नहीं दे सकते हैं तो जीने का अधिकार दे दीजिए। जन स्वास्थ्य की बात है, हम भी आपके साथ हैं। गवर्नमेंट से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर हमारी प्रैक्टिस करने की तरीका गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है तो गवर्नमेंट हमको अपने तरीका से प्रशिक्षण दे दे और इन लोगों को रजिस्टर्ड कर दे कि ये लोग इमरजेंसी सेवा फर्स्ट एड कर सके। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा संगठन लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने भाजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 400 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करने का काम की है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम आओ चलो बूथ के पास चौपाल करें को लेकर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में निकले लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी तय कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जहां उनके साथ रणनीति तय की, वहीं अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए संकल्प दिलाया। प्रदीप तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। प्रदेश सरकार से युवा, किसान, व्यापारी कोई खुश नहीं है। सभी सरकार को बदलना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर बूथ को मजबूत करना चाह रही है और 400 सीट जीतेगी। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के अपने संसदीय क्षेत्र में न आने के सवाल पर कहा कि वो ऑनलाइन हमेशा यहां के लोगों से जुड़े रहते हैं और यहां के मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं, जल्दी आने वाले हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की पार्टी ज्वाइनिंग के सवाल पर प्रदीप तिवारी चुप्पी साध गए और कहा कि नो कमेंट। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आजमगढ़ में अतिवृष्टि हुई है, यहाँ का प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से फेल है।
समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। हालांकि पत्रकारों ने स्थानीय नेताओं के प्रभावित क्षेत्रों में पार्टी जनों के न जाने को लेकर सवाल खड़ा किया, लेकिन लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आम जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आओ चले बूथ के पास चौपाल करे कार्यक्रम के तहत मैं 15वें दिन कल आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती पहुंचा था और तमाम कार्यक्रम बूथ पर जा कर के आजमगढ़ जनपद में विधानसभा सदर और विधानसभा मुबारकपुर और विधानसभा सगड़ी में आयोजित हुआ बूथ पर कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, लक्ष्य है, छात्रों, नौजवानों, किसानों ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, हर बूथ पर जाना है, मतदाता सूची में वोट भी बढ़ाना है और बूथ भी जिताना है, भाजपा का झूठ सबको बताना है। हम नई स्ट्रेटजी के साथ में अपने बहादुर सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों के साथ में काम कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। और आज हमारा 15वां जिला है, 20 दिन की ये यात्रा है। समाजवादी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता साथी जन जन में जाकर के गांव-गांव जा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 15 मार्च 2012 को जो शपथ लिया था, उस समय से जो किए गए कार्य, 5 साल सैकड़ों हजारों कार्य जो किए गए हैं, उनको समाज के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी एजेंडे के साथ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में और हर बूथ पर जाने का काम कर रहे हैं। क्या क्या काम है अखिलेश जी के जिस पे आप जा रहे हैं, और काम अगर नहीं अच्छे थे तो 2017 में सरकार क्यों? समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। समाजवादी पार्टी अपने काम पे भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। चाहे माननीय नेताजी के समय की बात हो, वो आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैंने कहा कि 15 मार्च 2012 से जो समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में वादे किए थे, उसको पूरा करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भोली भाली जनता को बहका करके, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले काम जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जन जन में विकास कार्य किए थे, उन विकास कार्यों को प्रभावित करने का काम बीजेपी ने किया। और आज तक 5 साल से 4 महीने बचे हैं, अभी आज तक झूठ, जुमला, नफरत, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भाई से भाई को लड़ा देना, धर्म से धर्म को लड़ा देना, जाति से जाति को लड़ा देना। जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम उनको याद आने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं उनके पास। आज देखिए, किसान पूरी तरीके से परेशान है, नौजवान अपने भविष्य को लेकर के बहुत हताश हो चुका है, व्यापारी अपने व्यापार से बर्बाद होकर के बैठ गया है, मजदूर की मजदूरी चली गई। देश में देखिए कितनी महंगाई चरम पर है। जब भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई थी, तब आप देख लीजिए 60 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज कहाँ है? आज 100 के पार कर गया। गैस सिलेंडर के दाम कहाँ हैं? कड़वा तेल के दाम कहाँ हैं? दालों के दाम कहाँ हैं? इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बने। और जन जन से आवाज़ें आ रही हैं, गांव-गांव से आवाज़ें आ रही हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आइए, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालिए। इतना का सुपड़ा साफ हो चुका है। 400 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कभी नहीं आएगी सत्ता में। जनता ने बहुत दुख दर्द झेले हैं, इतना दुख दर्द झेला है, उन्होंने अपनों को, बहुतों को खो दिया है। जनता के दिल से पूछिए। 400 सीट का आपका आधार क्या है? अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 403 सीट। 400 सीट मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 में बनाने जा रही है। पार्टी की पहचान संघर्ष की हुआ करती थी, कोरोना काल में भी और इस समय आजमगढ़ में भारी बारिश हुई है, 50,000 से आबादी अभी भी बाढ़ग्रस्त एरिया में है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं सड़कों पर उतरी नहीं। समाजवादी पार्टी हर जगह पर संघर्ष कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हर जगह संघर्ष कर रही है। समाजवादी, आप खुद मोहल्लों का निरीक्षण नहीं किए? कौन? अभी तो मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो आ रहा हूँ, अभी मैं गया था ना, अतरौलिया की तरफ गया था, अभी मैं होते चला आ रहा हूँ।
अभी होते चला रहा हूँ। और सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपने पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को, विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, सबको आदेश है कि जहाँ जहाँ जो भी कार्य मतलब बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र हैं वहाँ सब लोग जा रहे हैं। अभी हमारे देखिए पार्टी, अभी देवरिया का था मामला, अभी मऊ में भी कल में था, अभी पिछले सप्ताह जालौन में था, बहुत भारी बाढ़ थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता सब लोग लगे हैं। कमेंट तक नहीं किया आजमगढ़ की जनता के लिए कि हाँ वो प्रभावित है, यहाँ की विधायकगण भी हैं लेकिन कोई झांकने नहीं गया, खुद लेने नहीं गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सीधी नजर है आजमगढ़ जनपद पे। मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ, सीधी नजर है। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा और हालचाल जो भी था सारा मतलब विवरण पूछा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनकी यहाँ नजर नहीं, पूरी नजर है, जन जन में नजर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे जागरूक नेता हैं वही पूरे हिंदुस्तान में कि वो कोई भी कार्य हो उसको बहुत ही मजबूती और बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। पोषण माह सितंबर के बीच एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति एवं कन्वर्जेंस समिति की ये बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी कन्वर्जेंस विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कुपोषण मुक्त बनाए जाने के उद्देश्य को लेकर किए जा रहे कार्यों की उन्होंने जानकारी ली। कुपोषित ग्राम पंचायतों को सुपोषित बनाने के क्रम में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कुपोषित बच्चों को पोषाहार देकर कुपोषण मुक्त बनाएं तथा गर्भवती महिलाओं के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चा पैदा होने पर उसका वजन कराकर देखा जाए कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो बच्चे की मां को आयरन की गोली के साथ विटामिन सी भी दी जाए और उससे जुड़े सभी खान पान व टीकाकरण का विशेष ध्यान दिए जाने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गर्भवती महिलाओं को हरी साग सब्जियां अधिक मात्रा में खाने के लिए आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से प्रेरित करें, जिससे कि गर्भवती महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन, वजन, खान पान संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। ये CDPO साहब की जो है ये आंगनबाड़ी सहायिकाएँ थी, वो लोग थे, ये पोषण मिशन के तहत जो योजनाएँ हैं उन्हीं के संबंध में बैठक थी। उसी के संबंध में लोगों को बताया गया जो शासन की योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाए। नहीं, उनकी योजनाएं जैसे हैं कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनका चिन्हांकन और इसके बाद जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो रहा है उनका निर्माण समय से कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो है और भी जो उनकी योजनाएं हैं उनके संबंध में सबको विस्तार से कहा गया कि उसकी प्रगति लावें। महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों और उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 3 के तहत गुरुवार को जीएनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बालिकाओं को राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियां इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। इसमें बच्चियों को अनेकों प्रकार की जानकारियां दी गई। जीएनपुर कोतवाली के SI सुरेंद्र प्रताप यादव ने मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, यातायात नियम, UP 112, वुमेन पावर लाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 व ट्विटर सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि छात्राएं किसी भी व्यक्ति की अभद्र टिप्पणी, छीटाकशी, छेड़छाड़ व अराजक तत्व के पीछा करने पर बिना डरे तत्काल यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवाओं से सहायता ले सकती हैं। वुमेन पावर लाइन पर शिकायत सुनने वाली अधिकारी भी महिला होती हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता व मोबाइल नंबर पूर्णतः गोपनीय रखते हुए सहायता की जाती है। इस दौरान SI सुरेंद्र प्रताप यादव, महिला कांस्टेबल नीलम देवी, प्रगति अवस्थी मौजूद रहीं। महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब हेल्प गाइडलाइंस कुछ बताई गई हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जिनके साथ तरह तरह के अपराध वगैरह होते हैं, जिनको दबाया जाता है। अगर उनके साथ मतलब कि कुछ भी बुरा होता है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं हम लोग को। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? जैसे 1096 है, ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हम कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। 181 है, ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे मतलब कि अगर कोई भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है जो आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहा, वो हम उनसे कह सकते हैं। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स
प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरीन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।